हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो आज हम सेंटर ऑफ मास का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। इसमें आगे का पोर्शन पढ़ेंगे। मैंने पहले वाले पार्ट में तुम्हें बेसिक सारा पढ़ाया था, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, और कई सारे हमने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए थे। टू पार्टिकल सिस्टम दिया था और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है, तो तुमने वो वाला लेक्चर देख लिया होगा जरूर, और उसके बाद जो उसमें क्वेश्चंस कराए थे वो क्वेश्चंस भी तुमने खुद से किए हैं ना सॉल्व, तो कर लेना अच्छे से। ठीक है, तो अब हम आज का लेक्चर आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अपना मैं ये वीडियो छोटा कर देती हूँ पहले। तो तुम्हें याद हो तो मैंने पिछले पार्ट 1 में ये वाला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने के लिए दिया था। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व करने के लिए दिया था, और 7/2 7/12 और 3/4 ये आंसर आया था। और कई बच्चों ने सॉल्व किया था और मुझे फोटो भी भेजी है, तो वो बहुत अच्छे बच्चे हैं। और जिन्होंने सॉल्व नहीं किया था वो भी अच्छे बच्चे बन जाएंगे अगर वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं कि पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इन डिफरेंट बॉडीज। जैसे हमारे पास कई सारी बॉडीज होती हैं, रेगुलर जो हमारी लाइफ होती है उसमें कई सारी बॉडीज होती हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि अगर जैसे ये चार्जर का वो है, इसकी ये पिंस मत देखो, बस ये देखो, चलो इतना सा है। ठीक है, तो ये एक बॉडी है। अब इसका ये तो बड़ी सी बॉडी है, पॉइंट मास तो है नहीं ना, ये तो पॉइंट मास नहीं है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा है। ऐसे ही तुम लोग अगर बॉयज हैं तो बॉयज क्रिकेट खेलते हैं, लड़कियां भी क्रिकेट खेलती हैं। तुम्हें पता है मैं छोटी थी ना, तो मैं क्रिकेट बहुत खेलती थी। मतलब मैं, मेरे पास भी बैट था, बॉल थी, फुटबॉल भी थी, मतलब मेरे पास सारे गेम्स के वो थे, बैडमिंटन, सारे गेम्स खेला करती थी मैं। मतलब मैं छोटे पे कभी ऐसे नहीं है कि वो मतलब गुड्डा गुड़िया वाले टाइप्स गेम्स मैंने नहीं खेले। मैं दो गेम बहुत खेलती थी। मतलब एक तो ये खेलने वाला, स्पोर्ट्स वाला, और दूसरा मेरे को पढ़ाने का बचपन से ही शौक था। मैं बचपन से ही पढ़ाया करती थी। तो फिर कभी बताऊंगी कभी, है ना। अभी पढ़ना शुरू करते हैं, है ना, तो आगे शुरू करते हैं। तो सेंटर ऑफ मास था हमारा जो, तो सेंटर ऑफ मास डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज के केस में, जैसे हमारे पास अगर बॉल है, ठीक है, तो बॉल है, बॉल तो बड़ी सी होगी, बॉल बड़ी सी है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, ये सब चीज। तो जैसे कि कोई सॉलिड या हॉलो स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर का मतलब जैसे बॉल हो गई, ठीक है। हॉलो का मतलब अंदर से खोखली, हॉलो मतलब ऐसे समझ लो, तुम वो वाली प्लास्टिक वाली बॉल नहीं आती थी, हमारे टाइम पे तो 2 रुपए की आ जाती थी, तो वही वाली सस्ती वाली बॉल जो आती है, अब शायद आती हो 5-10 रुपए की आती हो, है ना, तो वही हॉलो वाली बॉल अंदर से खाली होती थी वो। ठीक है, और कभी कभी पता है वो बैट वैट क्रिकेट खेलते खेलते ना वो फट जाती थी, मतलब तो उसमें गिट्टी घुस जाती थी, तो आवाज भी करती थी, तो वो हॉलो स्फीयर जैसा हो गया। ठीक है, और सॉलिड स्फीयर कैसा हो गया, जैसे वो रबर वाली बॉल आती है ना, जो अक्सर बड़े बच्चे खेला करते थे, तो हम छोटे होते थे तो हम उन्हें देखते थे, और ये भैया कितने अच्छे हैं, इनके पास तो रबड़ वाली बॉल है, तो वो उनका सॉलिड स्फीयर होता था। तो चाहे सॉलिड स्फीयर हो चाहे हॉलो स्फीयर हो, जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ पर लाई करेगा, सेंटर ऑफ द स्फीयर पे। ठीक है, तो अगर हमारा जो स्फीयर है उसकी रेडियस है आर, तो हम, ये रेडियस स्फीयर होगा तो ऑब्वियसली रेडियस की बात तो हम करेंगे ही। ठीक है, तो स्फीयर है, उसकी रेडियस है, और यहाँ सेंटर पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कोई यूनिफॉर्म रिंग। यूनिफॉर्म रिंग कैसी होगी, जैसे तुम्हारी मम्मी की चूड़ी, है ना, हमारी मम्मियां जो चूड़ियां पहनती हैं, कंगन पहनती हैं, वो सारी क्या होती है, रिंग्स ही तो है। रिंग अंगूठी वाली रिंग नहीं, रिंग गोल गोल रिंग। ठीक है, अब उसके बाद ये सेंटर ऑफ, उसका भी सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ रेडियस, ये रेडियस बना दी, सेंटर पे लाई करेगा। ठीक है, तो कहां पर लाई करेगा, सेंटर ऑफ द रिंग पे। ठीक, तो उसके बाद बात करते हैं कि यूनिफॉर्म डिस्क, डिस्क कैसी होगी। डिस्क के लिए हम क्या मान सकते हैं, डिस्क के लिए ऐसे मान लो कि कोई बिल्कुल फ्लैट सी प्लेट, प्लेट तो थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठी हुई होती है, पर रिंग का मतलब होता है कि अंदर से बिल्कुल खाली है और सिर्फ साइड का ही पोर्शन है। डिस्क का मतलब बिल्कुल प्लेट जैसी उठ जाती है। ठीक है, तो डिस्क मतलब यहाँ पे ये सारा पोर्शन क्या है, सॉलिड है। तो इतने तो तुम समझदार हो, तुम्हें पता है कि डिस्क क्या होगा, और तुम्हारे माइंड में कोई डिस्क का अच्छा सा डेली लाइफ एग्जांपल आ रहा हो तो मुझे बता देना। ठीक है, चलो, अभी ये होगी इसकी भी सेंटर पे, सेंटर ऑफ द डिस्क पर ही लाई करेगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि यूनिफॉर्म रॉड। यूनिफॉर्म रॉड पता है कैसी होगी, जिससे तुम्हारी पिटाई लगती थी जब तुम स्कूल में काम नहीं करके लेके जाते थे। अब जब तुम स्कूल में होमवर्क नहीं करके लेके जाते थे, तुम्हें डंडे से पिटाई लग जाती थी। जैसे अगर ऐसी ये रॉड है, ये भी तो रॉड ही जैसा ही है स्ट्रक्चर, देखो इधर दिखाऊं, हाँ इधर ऐसे दिख रहा है, इधर इसका पॉइंटेड पार्ट मत देखो, अगर ऐसे करके देखो तो ये रॉड ही तो है, इसकी लेंथ है ना। अगर मैं कहूँ यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी लेंथ है, तो L/2 डिस्टेंस पर ही जस्ट कहाँ होगा इसका सेंटर ऑफ मास। ठीक है, चलो, ऑनलाइन स्टडी में यही तो फायदा है कि तुमने होमवर्क किया कि नहीं करा मैं देख नहीं पा रही तुम्हारा, है ना, इसीलिए तुम बच जा रहे हो बेटा।
चलो पर कर लेना कल वाला जो क्वेश्चन दिया था मैंने। ठीक है, L/2 डिस्टेंस और L/2 यहाँ से, L/2 यहाँ से, और यहाँ पर सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है, तो सेंटर ऑफ द रॉड पे हमारा सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। ठीक है, प्लेन स्क्वायर लेमिना, प्लेन स्क्वायर लेमिना, लेमिना का मतलब होता है एक पतली सी शीट, ठीक है, और वो स्क्वायर शेप की है। तो जैसे हमारा हैंकी होता है ना, हैंकी यूं करके यूं बिछा लेते हैं, अगर वो हैंकी कपड़े का है, अगर वही हैंकी अगर तुमने बिछा लिया और फिर वो स्क्वायर शेप का बिछ गया है, तो अगर यही चीज अगर किसी मेटल की हो, किसी वैसी चीज की हो, सॉलिड सी चीज की, तो वो स्क्वायर लेमिना जैसी ही तो लगेगी। तो ये वही है। तो अगर ये स्क्वायर शेप का और ये लेमिना है, मतलब यहाँ पे ये सॉलिड सा पार्ट है, तो इसकी ये लेंथ है एल, स्क्वायर है तो सारी लेंथ बराबर होती है, एल एल लेंथ हो गई। ठीक है, अब ये सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करता है, ये चीज क्या होती है, ये डायगोनल्स होती है। ठीक है, ये क्या है हमारी डायगोनल्स, दीज आर द डायगोनल्स, ये हमारी डायगोनल्स। ठीक है, तो जहां पर ये दोनों डायगोनल क्या होती है, तो अपोजिट कॉर्नर वाली को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उन्हें डायगोनल कहते हैं। तो ये दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं वहीं पर हमारा सेंटर ऑफ मास लाई करता है। तो एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल मतलब जहां पे हमारी डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रही होंगी उसी पॉइंट पर हमारा सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। फिर उसके बाद बात करते हैं ट्राइंगुलर लेमिना। ट्राइंगुलर लेमिना, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है डेली लाइफ। तुम्हें पता है मम्मी आज जो ट्राइंगुलर सा पराठा बनाती थी, किस तुम लोगों की मम्मी बनाती हो, है ना, तो मतलब मेरी मम्मी बनाती है, तो ऐसे करके ट्राइंगुलर सा पराठा बन जाता था, तो वो अच्छा लगता है खाने में, अलग ही टेस्ट आता है। तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर हमने डायगोनल्स की बात की थी, ऐसे यहाँ पर मीडियंस होती हैं। क्या होती हैं, मीडियंस। मीडियंस क्या होता है कि ट्राइंगल के एक कॉर्नर जो है, ये कॉर्नर से लेके सीधे अपोजिट लाइन खींच दो, ऐसी इस कॉर्नर से लेके अपोजिट साइड के लिए लाइन खींचो, इस कॉर्नर से इस अपोजिट साइड के लिए लाइन, ऐसे करके ये 3 लाइन की थी। 3 कॉर्नर हमारे पास ट्राइंगल के, तो हमने 3 लाइन की थी। तो ये तीनों लाइन जहां इंटरसेक्ट करेंगी उसी पॉइंट पर क्या होगा, हमारे ट्राइंगुलर लेमिना का सेंटर ऑफ मास होगा। तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ट्राइंगुलर लेमिना। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं सॉलिड कोन की। तो सॉलिड कोन हमारी कैसी होती है, सॉलिड कोन कैसे समझ सकते हैं, जैसे जैसे पहले हॉलो कोन समझ लो। हॉलो कोन जैसे कि तुम्हारी तुम्हारी वो वाली आइसक्रीम होती नहीं है, एक हॉलो सा पिंक पिंक से कलर का, पिंक कलर भी नहीं, हल्का सा ऑरेंज से कलर की कोन मिलती है, फिर हम उसमें रखवाते हैं आइसक्रीम, तो वो पहले क्या हॉलो है, तो वो हॉलो कोन हो गई। वो सॉलिड कोन कैसी, जैसे कि वाडीलाल या किसी कंपनी की हम जो कोन वाली आइसक्रीम खाते हैं, तो उसमें कोन होती है और ऑलरेडी पहले से ही आइसक्रीम भरी हुई होती है, समझ रहे हो ना। हॉलो वाली कोन कैसी होती है, जैसे हॉलो होता है, फिर उसमें जो दुकान वाला होता है वो बाद में भरता है, तो वो भरा हुआ पोर्शन साइड में हटा दो अभी। ठीक है, तो हॉलो कोन और सॉलिड कोन ये दोनों डिफरेंस समझ गए। हॉलो कोन में क्या होता है, अब हॉलो कोन होगी तो ऑब्वियसली उसमें क्या होगा कि मास कम होगा, है ना, उसका सारा मास तो सिर्फ इसी लेवल पे है ना, ये जो जिससे वो बनी हुई है बस वहीं पे सारा मास, तो मास कम है, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है, ये मान लेते हैं कि ये जो इसकी हाइट है, ये हाइट कितनी है h। ठीक है, ये मैंने कोन बनाई हुई है और इस कोन की जो हाइट है, ये दिस हाइट इज h, ये हाइट h है, और जो सेंटर ऑफ मास होता है वो बेस से, ये बेस है, दिस इज द बेस, ये क्या है, ये पूरा बेस है। ठीक है, ये बेस है जहां से तुम आइसक्रीम डलवाते हो, वो बेस है, और ये वो एपेक्स है जहां से तुम तोड़ के नीचे से खा जाते हो। कई बार ऐसे करते हैं ना, बेस से ऊपर से आइसक्रीम डलवाई, नीचे से एपेक्स से तोड़ के खा लिया और फिर नीचे से भी खाते हैं, है ना, ऐसा करते हैं ना। तो मैं तो ऐसे किए हैं, पता नहीं तुम लोगों ने किया है कि नहीं किया। तो बेस और एपेक्स, ठीक है, तो बेस से h/3, h/3 बेस से कितना, h/3 डिस्टेंस ऊपर, h/3 डिस्टेंस ऊपर सेंटर ऑफ मास लाई करता है। ठीक है, और अगर हमारी सॉलिड कोन है तो, सॉलिड कोन है तो यहाँ से कितना ऊपर लाई करेगा, h/4 डिस्टेंस पे लाई करेगा। अब तुम बताओ h/3 बड़ा है कि h/4, बताओ जल्दी कौन बड़ा है। अब तुम कहोगे अरे h/4 बड़ा होगा, 4 है, अरे नहीं, जो अपॉन में आ रहा है मतलब h/4 है, और ये क्या है h/3, तो नीचे छोटा वाला पोर्शन होगा, मतलब यानी कि 3 नीचे, तो यानी कि h/3 इज बड़ा h/4 से। ठीक है, h/3 बड़ा है h/4 से, तो h/3 बड़ा है, इसका मतलब ये है कि जब सॉलिड कोन हो जाती है, कोन सॉलिड बन जाती है, तो सेंटर ऑफ मास बेस की तरफ शिफ्ट हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, तो h/3 इज बड़ा है h/4 से। इंग्लिश देखो मैं ऐसी घटिया बोल रही हूँ ना मैं,
देखो जिन बच्चों को इंग्लिश में क्वेश्चंस करने में दिक्कत आती है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि जैसे हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं तो उन्हें इंग्लिश में क्वेश्चन समझने में दिक्कत आती है, तो फिर वो क्या किया करे, गूगल ट्रांसलेटर यूज कर लिया करो, ठीक है। तो गूगल ट्रांसलेटर आता है, तुम उसको अगर ऐसे कॉपी पे किताब पे ऐसे ऊपर से रखोगे ना, तो वो हिंदी कर देता है उसी लाइन की, वहीं की वहीं, ठीक है। तो उसको यूज कर लिया करो, और धीरे 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 तुम्हारी प्रैक्टिस बनने लगेगी, तो अपने आप चीजें समझ में आने लगेगी। और जहां पर तुम्हें इंग्लिश समझने में दिक्कत हुई थी, वहीं पर फिर वो हिंदी वहीं पर लिख दो अपने आप से। तो ऐसे ही तुम अगर रोज 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 अगर थोड़ी थोड़ी हिंदी भी करते रहोगे ना, तो कम से कम लगभग मैं बता रही हूँ 1 महीने बाद तुम्हारी हैबिट में आ जाएगी, क्योंकि इतनी बहुत ज्यादा हार्ड इंग्लिश नहीं यूज की जाती है क्वेश्चन में और इन सब में, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो ये Hy3 बड़ा है Hy4 से। सो इन सॉलिड कोन सेंटर ऑफ मास इज शिफ्टेड, या फिर एज कंपेयर टू हॉलो कोन, है ना, ऐसे लिखना चाहिए था, एज कंपेयर्ड टू हॉलो कोन के कंपैरिजन में, ठीक है। एज कंपेयर टू हॉलो कोन इन सॉलिड कोन सेंटर ऑफ मास इज शिफ्टेड मोर टुवर्ड्स बेस, ठीक है, टुवर्ड्स बेस, सही है। हॉलो कोन के कंपैरिजन में, इस हॉलो कोन के कंपैरिजन में सॉलिड कोन के अंदर जो सेंटर ऑफ मास है वो बेस की तरफ थोड़ा सा ज्यादा शिफ्ट होता है, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस Hy4 है और ये वाली डिस्टेंस Hy3 है, और Hy3 ज्यादा है, Hy4 कम है, ठीक है। चलो फिर उसके बाद बात करते हैं कि यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर। यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर कैसा होगा, जैसे कि कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुमने ऐसा कुछ काम घर का बिगाड़ दिया हो, ठीक है, और फिर तुम्हारी मम्मी ने लगाया हो तुम्हें थप्पड़, और फिर उनके हाथ की जो चूड़ी है वो टूट गई हो, और फिर वो चूड़ी टूट के जमीन पे पड़ी हो, तो कभी कभी वो सेमी सर्कुलर सी पड़ी होती है, आधी टूट जाती है तो आधी पड़ी होती है, तो वही सेमी सर्कुलर पार्ट है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो कभी कभी आर्क जैसे टूट पाती है, मतलब ऐसे करके चूड़ी थी, तो कभी कभी इतना इतना पार्ट टूटा तो इतना ही मिला तुम्हें, है ना। तो अब अगर वो ऐसे टूटा कि ये सेमी सर्कुलर पार्ट मिला है, तो वो ये सर्कुलर वायर, कांच की है तो जो बैंगल के लिए ले गए हम, वायर से बनी हो तो सेमी सर्कुलर वायर। तो ये थोड़ा सा याद रखने वाली चीजें हैं। ऐसी ही सेमी सर्कुलर डिस्क की बात करें हम, तो ये डिस्क की बात करें तो ये सॉलिड रहेगा थोड़ा, है ना। तो मैं इसको ऐसा करके सॉलिड सा बना देती हूँ, है ना, ये सॉलिड रहेगा, डिस्क है तो अब क्या होगा, ये डिस्क जो सॉलिड है यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास ये, तो तुम्हें ध्यान क्या रखना है कि जो हॉलो यानी कि सॉरी वायर के केस में सेंटर ऑफ मास कैसे लाई कर रहा है, जो ये वाली लाइन है यानी कि डायमीटर है, ठीक है, इस वाली डायमीटर से 2r/पाई, 2r/पाई डिस्टेंस पे है, और इसके केस में सेमीसर्कुलर डिस्क के केस में 4r/3 पाई। अब ये 2r/पाई याद ना करके तुम अगर ऐसे ऐसे याद करो 4r/2 पाई, देखो ये चीज याद ही करनी पड़ेगी, इसका ना ही कोई डेरिवेशन है ना ही कुछ भी है, तो ये चीज तुम्हें याद ही करनी है कि सेमी सर्कुलर रिंग के केस में हमारा इस वाले बेस से यहाँ से सेंटर ऑफ मास जो है वो कितनी दूर रहता है, 4r/2 पाई, और यहाँ इसके केस में कितना रहता है 4r/3 पाई। तो देखो 4r तो दोनों के केस में, 2 पाई और 3 पाई, ठीक है। 2 पाई, 2 पाई किसके केस में, वायर होगा, और 3 पाई किसके केस में है, जब डिस्क हो, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। तो बस तुम्हें याद क्या रखना है कि 4r/2 पाई और 4r/3 पाई, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब हमारा काम क्या है, हम एक नई चीज सीखेंगे, वो क्या है, वो ये कि फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पार्ट लेफ्ट आफ्टर रिमूविंग सम पार्ट। बड़ी अजीब सी हेडिंग डाली है मैंने, ऐसे ही करती हूँ मैं तो, अजीब अजीब से काम। तो देखो ये क्या है कि ये मेरे पास एक डिस्क है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, एक डिस्क, डिस्क है, तो ये ऐसे सॉलिड सा पार्ट है। तो इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, ऑब्वियसली इसके सेंटर पर, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। अब हमने क्या किया, इस डिस्क में से थोड़ा सा पार्ट, इतना पार्ट काट के निकाल लिया, इतना पार्ट तुमने बाहर निकाल लिया, मतलब इतनी जगह में जो मास था वो तुमने हटा लिया। तो ये कैसा दिख रहा होगा, ये मैंने बनाया, देन उसके बाद ये इसका सेंटर,
और मैंने जो कट करके पार्ट निकाला है वो ये रहा, ठीक है। ऐसे मैंने इसका ये पार्ट निकाल लिया, ठीक है। तो इसकी रेडियस कितनी थी हमारी, इसकी रेडियस थी आर, क्या थी रेडियस आर, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद ये जो मैंने पार्ट निकाला है उसकी ये जो रेडियस है ये मैं मान लेती हूँ ये कितनी है यहाँ पे, ये r/2, क्योंकि तुम देखो ये जो छोटा सा सर्कुलर मैंने निकाला है इसके डायामीटर है r के बराबर, तो रेडियस कितनी होगी r/2, ठीक है। अच्छा, पहले जो सेंटर ऑफ मास था वो ऑब्वियसली यहीं पे तो था, लेकिन अब क्या हुआ होगा, अब क्या होगा कि जब ये इतना पार्ट यहाँ से निकाल दिया, ये हट गया यहाँ से, तो फिर क्या होगा, ये सेंटर ऑफ मास अब यहाँ पे तो रहेगा नहीं, तो क्या होगा, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। क्यों इधर की तरफ क्यों शिफ्ट हो रहा है, जब इधर से खालीपन हो गया, जब इधर से खाली सा हो गया तो सेंटर ऑफ मास तो उधर जाएगा ना जहां मास ज्यादा हो, तो मास इधर की तरफ ही तो ज्यादा है। तो इसलिए अब मान लेते हैं कि नया सेंटर ऑफ मास यहाँ आ गया, और ये सेंटर ऑफ मास मैंने मान लिया कि C', ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि ये सेंटर ऑफ मास में जो शिफ्ट आया है ये आ गया है यहाँ से यहाँ तक का ये शिफ्ट, ठीक है। अच्छा, ये और क्या है, ये मेरा क्या था, पुराना वाला सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ये क्या है, सेंटर ऑफ द पार्ट, जिसका ये क्या है, सेंटर ऑफ द पार्ट जो हमने कट आउट निकाला है, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई अगर मैं इसका सेंटर देखूं, इसके और इसके सेंटर के बीच की डिस्टेंस देखें, हमने कहा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दैट इज x, मैंने मान लिया कि ये डिस्टेंस है x, और फिर मुझे ये बताना है कि ये इतना पार्ट कट करने के बाद, इतना पार्ट कट करने के बाद ये जो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कितने से हुआ है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या आता है कि एक डिस्क है, उसकी रेडियस ये है, और उसमें से हमने इतना पार्ट जो है साइड में से निकाल के बाहर निकाल दिया, ये प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इतना पार्ट हमने यहाँ से बाहर निकाल दिया है, अब बताओ सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट होगा, ठीक है। अच्छा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे आया था ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे कुछ पार्ट कट करके निकाल दिया था, फिर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आगे पढ़ेंगे अभी रोटेशन मोशन में, लेकिन सेंटर ऑफ मास का समझते हैं अभी। तो जब ये निकाल दिया है तो सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट होगा, ठीक है। तो कितना शिफ्ट हो रहा है, x डैश, x डैश इज द डिस्टेंस जिससे वो शिफ्ट हो रहा है सेंटर ऑफ मास, और x क्या है, x इज द डिस्टेंस बिटवीन द पुराना वाला सेंटर ऑफ मास और जो पार्ट निकाला है उसका सेंटर, ठीक है, उसका सेंटर। तो अब हम क्या करेंगे, पहले अब मैं इसका फॉर्मूला लिख दूं तुम्हारे लिए, फॉर्मूला ही याद करना है, ठीक है। अच्छा, ये जो चीज है, ये पुरानी वाली जो डिस्क थी, मैंने कहा ये पुरानी वाली डिस्क है, इसका एरिया है a, और ये जो कट पार्ट निकाल दिए इसका है एरिया a'। तो पहले जो मैंने ये टर्म्स बनाए हैं वो टर्म्स लिख लेते हैं, देखो डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटा सा छोटू सा फॉर्मूला है वो याद रखना है, और ये टर्म्स याद रखने हैं बस, फिर देखना चुटकियों में फॉर्मूला आंसर निकलेगा। तो a क्या है, a इज द एरिया ऑफ कंप्लीट डिस्क, ठीक है, कंप्लीट डिस्क। अब वो कैसे निकलेगा, ऑब्वियसली पाई आर स्क्वायर करके भी निकाल सकते हो अगर तुम्हें रेडियस दे रखी है क्वेश्चन में तो, ठीक है, पाई आर स्क्वायर कंप्लीट डिस्क। ए डैश क्या है, एरिया ऑफ कट आउट पार्ट, कट आउट पार्ट, जो कट आउट पार्ट है मतलब जो बाहर निकाल दिया गया उसी का एरिया, ठीक है। सी क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंप्लीट डिस्क, कंप्लीट डिस्क जो कंप्लीट डिस्क थी उसका सेंटर ऑफ मास। सी डैश क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ डिस्क, डिस्क का जो बचा हुआ पार्ट है, कुछ पार्ट वो जो कटआउट पार्ट निकालने के बाद जो बचा हुआ पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद बात करते हैं कि एक्स क्या है, एक्स क्या है, डिस्टेंस बिटवीन, ये टर्म्स क्लियर होना बहुत जरूरी है क्योंकि यही यूज होने वाले हैं अभी, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास ऑफ कंप्लीट डिस्क, एंड कट आउट पार्ट, जो कट आउट पार्ट है उसका और कंप्लीट डिस्क है उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो। और एक्स डैश क्या है, शिफ्ट ऑफ न्यू सेंटर ऑफ मास, नया जो सेंटर ऑफ मास है
उसकी जो शिफ्ट हुई है, ठीक है। तो एक्स डैश यानी कि मुझे नए सेंटर ऑफ मास की जो शिफ्ट हुई है वही तो निकालनी होती है। एक्स डैश इक्वल टू ए डैश यानी कि एरिया ऑफ नया जो कटा हुआ पार्ट है उसका, और फिर एक्स, एक्स इज द डिस्टेंस बिटवीन द ये वाला सेंटर जो पहले वाला सेंटर था और ये इस जो कट आउट पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है, अपॉन ए माइनस ए डैश। बस इतना सा याद रखना है, इतना ही पोर्शन याद रखना है। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन कराती हूँ, फिर देखो तुम्हें समझ में आएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन, अब उससे पहले मैं तुम्हें ऐसे ही वॉल्यूम के केस में भी समझा देती हूँ। अगर ये स्फीयर होता, जैसे ऊपर वाला पार्ट क्या है, डिस्क है, ये सब क्या है, डिस्क के बारे में, डिस्क है तो फिर एरिया, डिस्क क्या होता है, 2 डायमेंशनल फिगर हो गया। अब स्फीयर हो गए, स्फीयर जैसे कि बॉल हो, तो बॉल बॉल है तो उसके केस में वॉल्यूम की बात करने लगेंगे। तो सेम बात है कि ये हमारे पास एक स्फीयर है जिसका सेंटर ऑफ मास ये है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इस स्फीयर में से इतना वॉल्यूम, एक छोटा सा स्फीयर निकाल दिया बाहर, जिसका वॉल्यूम क्या था, वी डैश, ठीक है, वी डैश था इसका वॉल्यूम। फिर उसके बाद जो पुराना वाला था उसका वॉल्यूम क्या है, वी। एक्चुअली ये वी इसका वॉल्यूम है, ये नहीं समझ, ये v इज नॉट द वॉल्यूम ऑफ कट आउट रिमेनिंग पार्ट का वॉल्यूम नहीं है, जो पूरा कंप्लीट वॉल्यूम था उसका है, ठीक है। फिर उसके बाद ये पुराना वाला सेंटर ऑफ मास, ये जो कट आउट पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास सी डैश, जो शिफ्ट हुआ है उसका सेंटर ऑफ मास, नया सेंटर ऑफ मास आया है सी डबल डैश। तो शिफ्ट कितने का हुआ है, एक्स डैश का, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस एक्स, ठीक। तो फॉर्मूला सेम वही, वहां पे एरिया रखा था, यहाँ पे वॉल्यूम रखा है, ठीक है। तो आपको देखो यहाँ पे चीजें भी मैंने लिख दी हूँ, सारी वही बातें सेम, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से मजा आएगा, सारा असली खेल तो क्वेश्चन का ही है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म मेटालिक डिस्क है, ठीक है, जिसकी रेडियस क्या है r, इज टेकन एंड आउट ऑफ इट अ डिस्क ऑफ डायमीटर r इज कट आउट फ्रॉम द एंड। क्या कह रहा है कि एक डिस्क है जिसकी रेडियस है r, इसकी रेडियस है r, इस रेडियस में से ये रेडियस आउट ऑफ इट, मतलब इसमें से एक डिस्क जिसकी रेडियस है, जिसकी डायमीटर है r, अब r डायमीटर वाली एक और डिस्क इसमें से निकाल दी गई है। तो ऑब्वियसली ऐसा ही तो केस होगा, ऐसे करके ये बन नहीं रहा, अब नहीं बनेगा ये, एक बार में तो ना कभी बन नहीं पाता है सच में। भाई अब चुपचाप बन जाइयो, अब एडजस्ट कर लेते हैं इसको इधर उधर खिसका के, है ना, ऐसे ही समझ लो। तो ये बन गया। फिर उसके बाद इसके इसकी डायामीटर है r, तो इसकी रेडियस क्या होगी, r/2, जो मैंने ऊपर अभी केस लिखवाया था। तो सेंटर ऑफ मास बताना है आपको रिमेनिंग पार्ट का, ठीक है ना। तो यही बताना है कि सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हुआ। तो अब तुम देखो, पहले वाले की सेंटर ऑफ मास ये थी, ठीक है। अब जब शिफ्ट हो जाएगा तो मान लो कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ गया सी डैश, एक इसको उठा के इधर रख देते हैं, ठीक है। ये जो कटआउट पार्ट है मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ मास सी डैश है और ये सी डबल डैश। ऐसा ही ऊपर भी कर देती हूँ मैं, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन होगा। इसको सी डैश कर देते हैं, इसको सी डबल डैश, ठीक है, ओके। चलो, अब ये हमने फिगर बना दिया, ये वाली डिस्टेंस हमने क्या मानी थी, ये वाली डिस्टेंस मैंने तुम्हें x बताई थी मानने को, और ये वाली डिस्टेंस मैंने तुम्हें x डैश बताई, ठीक है। तो इसी के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना है। x डैश का फॉर्मूला बताओ, चलो क्या है, a डैश x अपॉन a माइनस a डैश, ठीक है। अब चलो सबकी वैल्यू निकालते हैं, किस किस की, x, a डैश और a, इनकी वैल्यूज निकालो पहले। कैसे निकालोगे, x इज इक्वल टू x कितना होगा, बताओ कितना होगा x, इसको देखो इतना ही तो है x, तो यानी कि r/2 के बराबर, x इज इक्वल टू r/2। ए डैश क्या होगा, जो कटआउट पार्ट है उसका एरिया, तो जो पाई और कटआउट पार्ट की रेडियस कितनी है, r/2, उसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये पाई r²/4, ठीक है। फिर उसके बाद ए क्या है, एरिया ऑफ द कंप्लीट डिस्क, तो यानी कि पाई r²। मैंने सारी वैल्यूज लिख ली, अब फॉर्मूले वाले पुट कर दो। ए डैश, ए डैश क्या है, पाई r²/4, और फिर ये x लगाएंगे यानी कि r/4, सॉरी r/2 है ना, सही तो लिखा है। फिर पाई
आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 4। ठीक है, अब मैंने सही लिखा है बिल्कुल। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं। पाई आर क्यूब अपॉन 4 टू 8। और अगर तुम देखो, तुम ध्यान से पकड़ पाओ, अगर यहाँ तो मैं अगर इसका एलसीएम ले लूं तो यहाँ पे ये 4 हो जाएगा। मैंने एलसीएम ले लिया, ठीक है, समझ लोगे ना, एलसीएम ले लिया, ये 4 हो गया। 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये 3 पाई आर स्क्वायर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में ले लेंगे और इसका ये 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत तो नहीं है? ये चीज सॉल्व होके कितनी आ जाएगी? 3 पाई आर स्क्वायर। ये वाली, अब देखो, इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है, तो ये 4 जाके उठा के मैंने यहाँ मल्टीप्लाई में सीधे रख दिया है। तो एक्स डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 पाई, नहीं पाई भी कट जाएगा, 4 आर अपॉन 3 इंटू 8 ये आएगा। और इसको भी काटूंगी अगर मैं, तो आर अपॉन 6। ठीक है, 4 से ये कट जाएगा, 2 बार 2 3 जा 6, आर अपॉन 6। पाई से पाई कटेगा, आर स्क्वायर से ये पावर हट गई, तो 4 आर अपॉन 3 इंटू 8, तो r/6। r/6 यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। तो r/6 कहां से शिफ्ट हो गया? सेंटर से। ठीक है, क्लियर है? इस तरह से ही फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी हमारा सेम चीज है। इस क्वेश्चन को देखो, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, ऑफ रेडियस ए, यानी कि ये इस वाली डिस्क की बात कर रहा है, ये वाली डिस्क की जिसकी रेडियस क्या है? ए। ठीक है, ए रेडियस है ये। उसके बाद अ सर्कुलर पोर्शन ऑफ रेडियस बी, ये जो सर्कुलर पोर्शन है जिसकी रेडियस बी, ठीक है, ये वाला सर्कुलर पोर्शन, ठीक है, इसकी रेडियस बी, ये रही। उसके बाद हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम इट एज शोन इन द फिगर। ठीक है, इतना पार्ट हटा दिया। इफ द सेंटर ऑफ द होल इज एट द डिस्टेंस सी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क, मतलब ये कह रहा है कि ये जो पार्ट हटा दिया है, अब ये होल बन जाएगा ना, तो इसका जो सेंटर है वो डिस्क के सेंटर से सी डिस्टेंस दूर है। तो देखो ये रहा, ठीक है, ये रहा। फिर उसके बाद द डिस्टेंस x2 ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पार्ट फ्रॉम द, यानी कि अब हमें ये x2 बताना है। तो कितना आसान है, अब तो हम कर लेंगे तुरंत। फॉर्मूला बोलो। अब x2 इक्वल टू क्या लगाएंगे? एरिया ऑफ कट आउट पार्ट। तो एरिया ऑफ कट आउट पार्ट यानी कि पाई बी स्क्वायर, है ना। फिर उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन पुराना वाला सेंटर ऑफ मास और ये कट आउट वाला सेंटर ऑफ मास, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस c। तो c अपॉन एरिया पूरी वाली इसका माइनस एरिया कटे हुए वाले पार्ट का। ठीक है, तो x2 इज इक्वल टू पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, cv² अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया? cv² अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि b इज द करेक्ट आंसर। अब बताओ इस क्वेश्चन को करने में कितनी देर लगी? बस चीजें क्या ध्यान रखनी थी तुम्हें? जो यहाँ वैल्यूज यूज हुई है बस वो याद रखना, और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। ठीक है, ये तो बिल्कुल वैसे ही हुआ, एटीएम कार्ड डालो, एटीएम मशीन में एटीएम कार्ड डालो और पैसे निकालो। पर 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 एटीएम मशीन से पैसे निकालने के लिए आपके अकाउंट में भी तो बैलेंस होना चाहिए। जिस तरह से मशीन में तुरंत एटीएम कार्ड लगाते ही तुरंत पैसे आ जाते हैं, तो ये तो भाई जब ही आएंगे अकाउंट में बैलेंस होगा। और अकाउंट में बैलेंस कब आएगा? जब तुम मेहनत करोगे और फिर पैसे कमाओगे, फिर अपने अकाउंट में डालोगे, तभी तो आएंगे। तो ये तो तुम्हारे अकाउंट के बैलेंस था। ठीक है, अकाउंट में बैलेंस भरो भाई पहले मेहनत करके। ठीक है, चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम अ डिस्क ऑफ, देखो सेम टाइप की क्वेश्चन है। फ्रॉम अ डिस्क ऑफ रेडियस आर अ स्क्वायर इज कट आउट विद अ रेडियस एज इट्स डायगोनल। इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा अलग था इसलिए मैंने इसको करवा लिख रही हूँ यहाँ पे। ये फ्रॉम अ डिस्क, ठीक है, ऑफ रेडियस आर, इसकी रेडियस आर, इसमें से एक स्क्वायर कट किया जाता है। स्क्वायर इज कट आउट विद अ रेडियस एज इट्स डायगोनल, मतलब ये जो स्क्वायर इसमें से कट किया जाएगा वो स्क्वायर की डायगोनल जो होगी वो सर्कल की रेडियस की तरह रहेगी। ठीक है, ये है क्वेश्चन का मतलब। तो ऐसे ऐसे इस रेडियस को भी मिटा देते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये है स्क्वायर और ये डायगोनल जो है
दिस डायगोनल इज आर। तो अब इस स्क्वायर की ये डिस्टेंस कितनी होगी, मान लेते हैं ये एल है, तो कितनी होगी, अब एल निकालना पड़ेगा। क्यों क्यों हमें एल क्यों चाहिए, क्योंकि भाई स्क्वायर का एरिया चाहिए पड़ेगा ना, जब तुम फॉर्मूला लगाओगे वो ए डैश करके, ए डैश तो कट आउट पार्ट का एरिया होता है, तो उसके लिए एल चाहिए पड़ेगा। तो देखो तुम्हें एक बात बताऊं मैं, जब भी कोई भी स्क्वायर होता है ये, ठीक है, मान लो कि उस स्क्वायर की साइड है एल, ठीक है, तो उसका ये जो डायगोनल होता है, दिस डायगोनल इज एल बाई रूट टू, ठीक है, सॉरी सॉरी मैंने गलत कर दिया, 1 मिनट, ये डायगोनल क्या होती है, एल रूट टू, ठीक है। और अगर मुझे उसका इतना ही पार्ट निकालना है, सिर्फ इतना, कई बार इतने पार्ट की भी जरूरत पड़ती है, इतने पार्ट की, तो इसको डायरेक्टली एल रूट टू अपॉन टू करोगे तो वही एल बाई रूट टू, ठीक है। ये डायरेक्ट ना वैल्यूज याद कर लो, ये तुम्हारी कैलकुलेशन में हेल्प करेंगे। ये आया कैसे, ये कैसे आया, ऑब्वियसली एल रूट टू अपॉन टू किया तो इससे एल अपॉन रूट टू आ गया, ठीक है, तो ये याद कर लो। तो अब तुम देख सकते हो कि एल रूट टू इज इक्वल टू आर है, तो यानी कि एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर अपॉन रूट टू। तो अब मुझे एरिया जब निकालना होगा ना स्क्वायर का, तो मुझे फॉर्मूला तो भाई देखो, ये था मेरा पहले वाला सेंटर ऑफ मास, ये मेरा नया सेंटर ऑफ मास आएगा, यानी कि ये एक्स डैश डिस्टेंस दूर और ये नया सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो और यहाँ पर ये इसका सेंटर, कटे हुए पार्ट का सेंटर, तो मुझे पहले ए डैश चाहिए, ए डैश क्या है, कटे हुए पार्ट का एरिया, तो यानी कि एल स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि आर स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा, आर अपॉन रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो आर अपॉन आर स्क्वायर बाई टू, ठीक है, ए डैश मिल गया मुझे। अब एक्स क्या मिलेगा, एक्स यानी कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, जो कि क्या होगी, ऑब्वियसली आर बाई टू, तो x की वैल्यू r बाई टू, ये पहले लिखना क्यों जरूरी है, ताकि फॉर्मूला लगाते हुए कोई गलती ना हो। a क्या होगा, पाई आर स्क्वायर ही होगा, ठीक है। तो अब हमने सारी वैल्यूज जो हैं ये सब लिख ली हैं, तो अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाती हूँ, x डैश इक्वल्स टू a डैश x अपॉन a माइनस a डैश, ठीक है। a डैश कितना है, आर स्क्वायर बाई टू, x कितना है, r बाई टू, और a कितना है, पाई आर स्क्वायर माइनस a डैश आर स्क्वायर बाई टू, ये कंडीशन है। तो अब x डैश इक्वल्स टू आ जाएगा, x डैश इक्वल्स टू आ जाएगा आर क्यूब बाई फोर, और फिर हम इसका एलसीएम लेंगे अगर, तो ये टू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और फिर इसका टू जो है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब मैं नीचे से ही आर स्क्वायर कॉमन ले लेती हूँ एक्स डैश में से, तो ऊपर आ जाएगा आर, अब देखो क्या हुआ है, आर की पावर थ्री है और इधर से आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर एक आर रह जाएगा, इस टू से ये नीचे टू रह जाएगा, तो अब क्या लिख सकते हैं, आर अपॉन टू, और फिर ब्रैकेट में टू पाई माइनस वन, ठीक है, ऐसा ऑप्शन दिखा रहा है, नहीं ऐसा तो ऑप्शन दिख नहीं रहा, तो अगर मैं इस टू का अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ऐसे तो हो जाएगा ना, फोर पाई माइनस टू, हाँ, तो यानी कि आंसर नंबर वन हो गया, ठीक है, बस हो गया, यही करना था हमें। अब हम आगे देखेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास का मोशन कैसे होगा, तो जैसे कि सपोज करो मेरे पास दो मासेस है, एक मास है ये m1 और एक मास है ये m2, ठीक है, ये दोनों टू मास का एक सिस्टम है, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास है, मान लेते हैं यहाँ पर हमारा, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। तो अगर हमारा m1 वाला मास जो है वो v1 वेलोसिटी से चल रहा है और m2 वाला मास जो है वो v2 वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है, तो हमारा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, vcm, मैंने मान दिया कि vcm है, मार्क कर दिया है, तो vcm की वैल्यू क्या होगी, तो कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला है वैसे ही जैसे पहले निकाला था, तो क्या होगा, m1v1 प्लस m2v2, ठीक है, अपॉन m1 प्लस नीचे क्या रख देंगे, टोटल मास, ठीक है। ऐसे ही अगर इसकी एक्सेलरेशन की बात कर ली जाए, ये दो जो मासेस हैं m1 और m2, ये दो मासेस हैं, इनका सेंटर ऑफ मास है यहाँ बीच में, ठीक है,
और मान लेते हैं कि इसके पास एक्सेलरेशन है a1, इसके पास एक्सेलरेशन है a2, ठीक है, और हमारे इसके पास एक्सेलरेशन आ गया acm। तो अब मुझे ये बताना है कि acm क्या होगा। तो acm भी अगेन हम सेम इसी तरह से लिखेंगे, m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, m1 प्लस m2। बस ये दो फॉर्मूले थोड़े से याद रखने हैं तुम्हें, इंपॉर्टेंट है ये, याद भी नहीं करने पड़ेंगे, इसमें याद करने का भी कुछ नहीं है, बिल्कुल पहले जैसे बताए थे ना पार्ट 1 में तुम्हें मैंने, वैसा ही तो है। अब देखो बात क्या होती है यहाँ पर, कि कुछ चीजें हैं जो मैंने यहाँ पे लिख के रखी हैं, इसको समझते हैं क्या है ये मैटर। इफ देयर इज अ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स, ठीक है, जैसे यहाँ पर दो पार्टिकल का सिस्टम लिया मैंने, ऐसी एन पार्टिकल्स, तीन पार्टिकल, दो, एन का मतलब कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 10 1000 50 लाख कुछ भी, ठीक है, पर अभी दो ही कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर कुछ पार्टिकल का सिस्टम है एन पार्टिकल्स, और नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो उनके ऊपर क्या लग रहा है, नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो उन पर जीरो है, बाहर से लगने वाला फोर्स उन पे जीरो है, यानी कि एफ एक्सटर्नल जीरो, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, जीरो रहेगा, यानी कि इसी कंडीशन में यहां पर अगर मैं इन दोनों पे देखूं कि एफ एक्सटर्नल जो है वो जीरो है, तो फिर क्या हो जाएगा कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा, फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो, किसका, सेंटर ऑफ मास का। क्या इन पार्टिकल्स का भी जीरो होगा, पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, एक्सेलरेशन ऑफ m1 एंड m2 मे और मे नॉट बी जीरो, ठीक है। तो एक्सेलरेशन मतलब a1 एंड a2 मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी जीरो, मतलब ऐसा नहीं है कि वो जीरो हो ही हो भी सकता है कि ये दोनों इनका एक्सेलरेशन जीरो ना हो, मतलब ये मूव कर रहे हैं लेकिन ये सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा है, ऐसे केसेस आएंगे। ये मूव नहीं कर रहा क्यों, क्योंकि ये जीरो है, एसीएम जीरो है, क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, ठीक है। चलो, तो एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा वो जीरो रहेगा। अब अगर एक्सेलरेशन जीरो होता है तो क्या होता है, एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जीरो मतलब चेंज इन वेलोसिटी जीरो, तो इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, किसकी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट। तो इफ सेंटर ऑफ मास अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, अगर मैं कह रही हूं कि इस बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है कि अगर वो पहले रेस्ट पर था तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, इसका मतलब यही तो है, वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि अगर बॉडी रेस्ट पे है, कांस्टेंट का मतलब ये कि सेम रहेगी, तो अगर पहले वेलोसिटी जीरो थी यानी कि रेस्ट है, तो आगे भी जीरो ही रहेगी यानी कि रेस्ट पे ही रहेगा। अगर बॉडी चल रही है, जैसे कि अगर 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो 5 मीटर पर सेकंड से ही चलती रहेगी, क्या, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के बारे में बात कर रही हूँ ये मैं, ठीक है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या है कि बॉडी जो है अगर सेंटर ऑफ मास जो है इनिशियली रेस्ट पर है, देन इट विल बी एट रेस्ट इवन द पार्टिकल्स आर मूविंग और नॉट, वही चीज है कि हो सकता है पार्टिकल मूव कर रहे हैं, पार्टिकल तो मूव करेंगे ना, अगर मैंने कहा ए वन और ए टू नॉन जीरो है, जीरो नहीं है, तो फिर क्या होगा कि ये तो मूव कर रहे होंगे, इनका एक्सेलरेशन होगा, तो यानी कि इनकी वेलोसिटीज भी चेंज होंगी, ठीक है। चलो अब ये चीज क्लियर हो, और इसका मतलब ये भी है कि अगर सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है कुछ वेलोसिटी के साथ, तो इट विल कंटिन्यू विद द सेम वेलोसिटी, तो वो सेम वेलोसिटी के साथ मूव ही करता है। चलो क्वेश्चन करते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू ब्लॉक्स है, दो ब्लॉक है, एक है 5 किलो और एक 2 किलो, ठीक है, 5 kg एंड 2 kg प्लेस ऑन द फ्रिक्शनलेस सरफेस। देखो फ्रिक्शनलेस सरफेस होने का मतलब ही है क्योंकि कोई दो मासेस रखे हुए, अगर तुमने फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रख दिया तो एक तरीके से ये क्या है, एक्सटर्नल फोर्स, फ्रिक्शन जो था वो बाहर का ही तो फोर्स था, वो तुमने जीरो कर दिया, ठीक है, वो तुमने क्या कर दिया, जीरो कर दिया, ठीक है। चलो, आर कनेक्टेड बाय द स्प्रिंग, जैसे ऐसे करते हैं, ये सरफेस थी, उस पर एक ब्लॉक ये और एक ब्लॉक ये, ठीक है,
ये दोनों क्या थे, एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग, सॉरी स्प्रिंग बोला है, स्प्रिंग, तो स्प्रिंग से कनेक्टेड, ठीक। एन एक्सटर्नल किक गिव्स द वेलोसिटी ऑफ 14 मीटर पर सेकेंड टू द हैवियर ब्लॉक। तो मैंने कहा कि ये 5 kg का है, ये 2 kg का है, या फिर ऐसे कर, ये 5 kg का है, ये 2 kg का है, ठीक है। ये अब उसके बाद क्या है कि देखो यहाँ पे एक्सटर्नल किक लिखा है, किक का मतलब होता है हल्के से मार, एक्सटर्नल फोर्स होता मतलब तेजी से फोर्स लगाया, किक का मतलब है हल्के से मारा, तो थोड़ा सा पल्स हल्का सा। तो 14 मीटर पर सेकंड की इसको वेलोसिटी मिल गई, इस पे किक मारा तो ये 14 मीटर पर सेकंड की इसे वेलोसिटी मिल गई, ठीक है। यहाँ पे क्या है, टू द हैवियर ब्लॉक इन द डायरेक्शन ऑफ लाइटर वन, तो इसकी डायरेक्शन में चेंज कर लेते हैं, यहाँ 14 मीटर पर सेकंड की इसे वेलोसिटी मिल गई। अब बोल रहा है कैलकुलेट द वेलोसिटी गेन बाय द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास कितनी वेलोसिटी गेन करेगा, क्या होगा इसका आंसर, बताओ सोच के बताओ। तो क्या होगा, अब तुम देख सकते हो कि यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स की बात की जा रही है, एक्सटर्नल किक मारी है मतलब हल्का सा तो फोर्स मारा ही है, तो ऐसे केस में इसका मतलब ये है कि एक्स्ट्रा फोर्स तो है, तो अब हमें इसका मतलब ये है कि सेंटर ऑफ मास मूव तो करेगा, ठीक है। तो हमसे वेलोसिटी पूछी है, तो VCM इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m, ठीक है। m1 क्या है 5 kg, इसकी वेलोसिटी कितनी मिली है 14, m2 क्या है 2 kg, इसको वेलोसिटी कुछ भी नहीं मिली, ये तो रेस्ट पे ही था ना। फिर उसके बाद टोटल मास 5 प्लस 2, तो टोटल 20 70 अपॉन 7, तो यानी कि 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो सिंपल था, 10 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम शो। तो ये देखो ये एक मास है 2 kg का और ये एक मास है 1 kg का, ये 1 kg का मास है, ये 2 kg का मास है, ठीक है। ये जो 1 kg वाला मास है वो इधर मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से अलोंग द एक्स एक्सिस, और ये 2 kg वाला मास कैसे मूव कर रहा है, इधर 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, बट एक्स एक्सिस के साथ इसका 30 डिग्री एंगल बन रहा है। तो मैंने तुम्हें पहले एक बार बताया था वेक्टर्स में, मैंने कहा मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है जब भी कोई वेक्टर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अलोंग नहीं होता तो हम उसे रिजॉल्व कर रहे होते हैं, तो हम इसे रिजॉल्व कर लेते हैं। तो इधर की तरफ कितना कंपोनेंट आएगा 2 cos 30, और इधर की तरफ कितना कंपोनेंट आएगा 2 sin 30। अगर तुम्हें सच बता रही हूँ, अगर ये समझ नहीं आया है ना 2 cos 30 और 2 cos sin 30, तो इसका मतलब तुम्हें बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर्स पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। इसलिए प्लीज जाके पढ़ लेना, बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद अब तुम देखो अगर, तो ये 1 kg इधर की तरफ है कितना 2 मीटर पर सेकेंड, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि 1 kg वाले के पास जो वेलोसिटी है यानी कि v1 अगर जो है तो वो क्या है 2i कैप, लिख लेते हैं हम। और 2 kg वाले के पास क्या है, वेलोसिटी जो है इसके 2 kg वाले की वो है 2 cos 30 को देखो क्या लिख सकते हैं 2 cos 30 यानी कि √3/2, यानी कि क्या हो गया √3, ठीक है। और ये 2 sin 30, 2 sin 30 क्या हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 2 × 1/2 यानी कि 1, ठीक है। तो अगर इस वाली चीज को ध्यान में रखा जाए तो 2 kg वाले को अगर हम देखें तो इसके पास इसकी वेलोसिटी अगर मैं कहूँ v2, तो हम क्या लिख सकते हैं √3i कैप, √3 यानी कि इस तरफ है और प्लस प्लस का आई कैप ही रहेगा, और माइनस का 1j कैप, क्योंकि वाई एक्सिस के अलॉन्ग वो भी नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये हमारी वेलोसिटीज मैंने लिख ली है। अब उसके बाद मुझे सेंटर ऑफ मास की निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, VCM इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 अपॉन टोटल मास, तो m1 प्लस m2, VCM इज इक्वल टू, एक बार में डायरेक्टली पूरा पुट करके देखते हैं तो क्या आता है, देखते हैं। तो m1 क्या था 1 kg है ना, तो 1 × 2i कैप प्लस 2 ×
√3 i कैप प्लस सॉरी माइनस जे कैप अपॉन 3। ठीक है, उसके बाद हम इधर इसको इधर सॉल्व, ये हो गया 2 i कैप प्लस 2√3 i कैप माइनस 2 j कैप अपॉन 3। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं और कुछ खास कर नहीं सकते। इसमें से 2/3 कॉमन ले लेते हैं, तो i कैप प्लस √3 i कैप, तो ऐसा हो सकता है ये √3 + 1, √3 + 1 i कैप माइनस j कैप। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। बस इतना कर सकते हैं हम इसका आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना। तो बेसिकली तुम समझ में आए कि करना कैसे है। कभी कभी ऐसा थोड़ा ना कि आंसर बहुत सुंदर सुंदर सा आए, जरूरी नहीं है ना। 2 पार्टिकल्स है हमारे पास, 2 kg का और 4 kg का, अप्रोचिंग ईच अदर, मतलब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, विद द एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, यानी कि फ्रिक्शन नहीं है, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे नहीं है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, ऐसे बोल रहा है। ठीक है, तो अब तुम्हें क्या लगता है इस केस में क्या होना चाहिए। यहाँ पर तो देखो पहले वाले की तरह ये भी नहीं बोला एक्सटर्नल किक है, लेकिन इन दोनों को यहाँ पर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनका एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो इनको मिला होगा एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई मेरे पास एक मास ये है कि 2 kg, है ना। अभी तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा, वो जो मैंने वाला केस करवाया था जिसमें एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है और सेंटर ऑफ मास का रेस्ट पे रहता है, वो वाले भी क्वेश्चंस हैं अभी आगे। ठीक है, तो 2 kg है तो इसका एक्सलेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 4 kg वाला है इसका है 2 मीटर पर सेकेंड। तो एसीएम निकालना है, तो 2 kg × 1 प्लस 4 kg इंटू -2। क्यों, अगर इस साइड की डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये तो नेगेटिव होगी ना। फिर 2 + 4 इक्वल्स टू 2 - 8/6, तो -6/6, तो यानी कि -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज द छोटी सी मिस्टेक जो तुम कर सकते थे यहाँ। क्लियर, चलो छोटा सा क्वेश्चन था इसीलिए रखा था ताकि तुम डायरेक्शन वाली चीज सीख सको। अब बता दी 2 पार्टिकल्स है, एक का मास है 2m और एक का मास है 3m, सस्पेंड सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस d, are placed on the smooth surface पर रखे हैं। They move towards each other due to mutual attractive force। यहाँ है proof, वो दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन किसकी वजह से, ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स, अपने आपस के ही फोर्सेस हैं, बाहर का कोई फोर्स नहीं है। पहले वाला क्या कह रहा था, पहले वाला था इनमें 2 मासेस थे, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे थे, लेकिन एक 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सिलरेशन, लेकिन ऐसा नहीं लिखा था कि ये अपने आपस के फोर्सेस की वजह से कर रहे हैं, इंटरनल फोर्स इनके नहीं थे, लेकिन यहाँ पर इंटरनल फोर्स वाली बात कही है। अब कह रहा है कि बताओ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो क्या लिखा था कि 2 particles of mass 2m और 3m separated by this distance। पहले ये रखे हुए थे तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा, रेस्ट पर ही रहेगा, क्योंकि पहले भी रेस्ट पर थे, ये अब भी रेस्ट पर ही रहेंगे। क्यों, क्योंकि अगर ये मूव करना शुरू भी किए तब भी इसकी वजह से म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स, यानी कि अपने आपस के फोर्सेस की वजह से किए हैं, बाहर का कोई फोर्स आके नहीं लगा है। तो पहले वाले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, ACM विल बी 0। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास व्हेन सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स बिकम d/3। सेंटर ऑफ मास की क्या वेलोसिटी होगी। तो अब एक बात बताओ, जब ये पहले इनिशियली रेस्ट पर थे, इनिशियली रेस्ट पर थे, यानी कि v इक्वल्स टू 0 था, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इनकी 0 थी, इसका मतलब u इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो फाइनली भी तो रेस्ट पर ही रहेंगे ना। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन इनका 0 है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ही तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो चाहे d/3 की बात हो चाहे कहीं की भी बात हो, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी 0 रहेगी, क्योंकि पहले भी वेलोसिटी 0 ही थी। तो दूसरे वाले पार्ट का आंसर भी VCM विल बी 0। अब बोल रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन ऑफ मास 2m विल पार्टिकल्स कोलाइड। मतलब ये है कि अगर दो पार्टिकल्स जो थे वो इस तरह थे, एक का मास 2m और एक का मास 3m, और मैं मान लेती हूँ कि ये दोनों जो है
वो डी डिस्टेंस दूर रखे हुए, ठीक है। तो अब इन दोनों ने एक दूसरे की तरफ चलना शुरू किया अपने अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से। तो ये दोनों कहाँ आके टकराएंगे, तो ये लोग वहीं आके टकराएंगे जहां इनका सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर मान लो कि सेंटर ऑफ मास इनका यहाँ है, ठीक है, तो ये चलेगा और ये भी चलेगा, ये चलते चलते यहीं पर दोनों आ जाएंगे ताकि इनका सेंटर ऑफ मास कहीं पर भी शिफ्ट ना हो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 2m वाले से यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल देंगे। ये मान लेते हैं x आ रही है, x इक्वल्स टू, ये x जो डिस्टेंस है वो कौन से वाले मास से है, 2m मास से, तो फॉर्मूले में मुझे कौन सा मास रखना है, 3m, दूसरा वाला। डिस्टेंस बिटवीन दोनों मासेस d, टोटल मास क्या हो गया, 2m प्लस 3m। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 dy 5। 2m वाले मास से 3 dy 5 डिस्टेंस पर ये दोनों क्या होंगे, टकरा जाएंगे, टक्करेंगी। क्लियर है इतनी बात। आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, कि एक बॉम्ब है, वो एक्सप्लोड करता है, बॉम्ब फट जाता है। एक स्टेशनरी बॉम्ब है, स्टेशनरी बॉम्ब का मतलब क्या है, कि पहले वो रेस्ट पे था, ठीक है। तो जैसे कोई ये बॉम्ब था, ये रखा था, फिर इसका मन हुआ कि मैं फट लूं, तो फिर ये फट लिया, एक्सप्लोड हो गया इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में फट गया, 3 kg और 1 kg। The total kinetic energy of the two parts after explosion is 2400 जूल। तो अब जब ये फट गया, यानी कि ये दो टुकड़ों में फट गया, ठीक है। तो मान लो कि ये M1 हो गया, ये M2 हो गया। तो अब क्या होगा कि ये पहले क्या था, रेस्ट पे, रेस्ट पे। तो अगर इन इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा, वो भी तो वो भी तो रेस्ट पे ही होगा। क्यों, पहले भी सेंटर, अब क्यों होगा, तुम कहोगे कि अब क्यों होगा रेस्ट पे वो भी, क्योंकि ये दोनों तो मूव करने लगे, इन दोनों की वेलोसिटी आ गई। अरे वो इसलिए रेस्ट पे होगा क्योंकि ये बॉम्ब जो है वो फटा ना, तो वो अपनी वजह से फटा, उसके इंटरनली उसके फोर्सेस की वजह से फटा। जैसे कि बॉम्ब के अंदर क्या है, बहुत सारे एटम्स, न्यूक्लियाई वगैरह ये सब है, तो न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं ना, तो न्यूक्लियर फोर्सेस जो होते हैं वो इंटरनल फोर्सेस होते हैं, और उसकी वजह से वो फटा। तो अगर ये इधर की तरफ v2 वेलोसिटी से गया और ये इधर की तरफ v1 वेलोसिटी से गया, तो इस तरह से ये फट गया। अब हमें v1 और v2 निकालना है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे तुम्हें एक कॉन्सेप्ट सिखाना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है, तो वो कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है हमारा वो कॉन्सेप्ट। तुम एक बात बताओ कि हमारे पास दो मासेस हैं, m1 m2, ये दोनों मूव कर रहे हैं v1 v2 से, बट इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो मूव नहीं कर रहा, यानी कि VCM जो है वो 0 है। तो VCM का फॉर्मूला क्या लिखते थे, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। अब ये m1 प्लस m2 तो 0 में चला जाएगा, तो खत्म हो गया, इसलिए क्या होगा, m1v1 इक्वल प्लस m2v2 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से मुझे क्या मिला, m1v1 इज इक्वल टू माइनस का m2v2, ठीक है। इससे ये भी, ये एम मास तो कभी नेगेटिव में हो नहीं सकता, ये वेलोसिटी, ये नेगेटिव साइन हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर v1 इधर है तो डेफिनेटली v2 इधर होगा, v1 अगर इधर है तो v2 इधर होगा। ये नेगेटिव साइन यही कह रहा है कि v1 जिस डायरेक्शन में होगा उसका उल्टा चलूंगा, v1 जो करेगा मैं उसका उल्टा करूंगा, जैसे घर में दीदी जो करती है उसका उल्टा ही छोटा भाई उसका करता है, वो बोलेगा नहीं जैसा इसने किया है वैसा ही उसका उल्टा ही करूंगा मैं। तभी तो लड़ाइयां होती हैं भाई बहनों में, ठीक है। चलो, तो अब मैंने कहा कि m1v1 इज इक्वल टू m2v2। देखो तो मैं फिगर से मैंने, इसीलिए मैंने v1 और v2 इधर अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में लिए, ठीक है, इसी वजह से लिए, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन वाइज तो m1v1 की जो मैग्नीट्यूड है वो m2v2 के मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा, लेकिन ये माइनस साइन सिर्फ ये कहना चाहता है कि v1 जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट डायरेक्शन में v2 होगा, ठीक है। तो m1 क्या था मेरा, छोटा वाला मास m1 मान लेती हूँ, उसकी वेलोसिटी v1 मान ली, फिर m2 बड़ा वाला मास मान लिया और ये v2। तो मुझे एक इक्वेशन मिल गई कि 3v2 इज इक्वल टू v1, एक इक्वेशन ये मिल गई, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉलर पार्ट मुझे निकालना था, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू पार्ट्स, यानी कि अभी मुझे थोड़ा सा और इस पे लगाना पड़ेगा क्या, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू पार्ट्स, यानी कि हाफ m1v1 स्क्वायर
प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है 2400। एक इक्वेशन मुझे यहाँ से उठानी पड़ेगी। तो मुझे क्या मिलेगा, m1 की जगह पर हम रख देते हैं 1, है ना, तो v1 स्क्वायर प्लस 2v2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4800। ये वाला 2 कॉमन लेके, मतलब 1/2 कॉमन लेके इसमें से, और इसका मल्टीप्लाई कर दिया इधर। तो v1 की जगह पे मैं क्या रख सकती हूँ 3v2, ठीक है, 3v2 रख सकते हैं। तो 3v2 का स्क्वायर, ऊपर वाली इक्वेशन देखो, ऊपर वाली इक्वेशन से उठाया है, 2v2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4800। 3v2 का स्क्वायर मतलब 9v2 स्क्वायर प्लस 2v2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4800। 9 और 2 कितना हो गया, 11v2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4800। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कर लेंगे, तो v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4800/11। इसमें देखते हैं, मैं इसमें मिस्टेक करती हुई आ रही हूँ, मैंने यहाँ पे मास 2 रख दिया, देखो है ना, 2 रख दिया जबकि 3 है मास। जाओ, यहाँ पे मास क्या है 3, 3, ये 3, 9 और 3 अब क्या हो जाएगा 12v2 स्क्वायर, ये आ गया 12। तो v2 स्क्वायर इक्वल्स टू 12। 48 से ये 4 बार कट जाएगा तो 400, और इस तरह से v2 आ जाएगा मेरा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब v2 20 मीटर पर सेकेंड आ गया, तो v1 क्या था मेरा, v1 है 3v2 के बराबर, है ना, 3v2 यानी कि 3 × 20 यानी कि 60 मीटर पर सेकेंड। और अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉलर पार्ट क्या हो जाएगा, हाफ m1v1 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ 1 × 60 का स्क्वायर। ठीक, तो 1/2 इंटू 3600, यानी कि ये क्या हो गया 1800 जूल, 1800 जूल आ गया आंसर। क्या लगा देंगे, बी इज द करेक्ट आंसर। सही है, समझ में आ रहा है कुछ कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब क्लियर हो रहा होगा थोड़ा सा। अब देखो आगे थोड़ा सा और इसी के को और डिटेल में देखते हैं कि जब हमारा सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होता तो क्या होता है। तो व्हेन सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट, यानी कि शिफ्ट नहीं हो रहा है, कब शिफ्ट नहीं होगा, जब एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा, तो ACM हमारा 0 हो जाएगा, और सेंटर ऑफ मास अगर पहले रेस्ट पे था तो वो रेस्ट पर ही रहेगा। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि ये रहा मेरा सेंटर ऑफ मास, ये मेरा सेंटर ऑफ मास है। तो ये शिफ्ट नहीं हो रहा, और इसकी इनिशियली इससे यहाँ पे ये डिस्टेंस है x2 और ये डिस्टेंस है x1। ठीक है, ये इस तरह से मैंने, तो जब सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होता तो हमारे पास सेम कंडीशन ऊपर वाली, देखो यहाँ पे मैं ये वाली इक्वेशन लेके आई थी m1v1 इक्वल्स टू m2v2, सेम वही चीज यहाँ पे लगेगी कि जैसे v1 का केस होता है वैसे ही डिस्टेंस के लिए भी लगाएंगे। तो हमारे पास हम क्या लिख सकते हैं m1x1 इक्वल्स टू m2x2। ठीक, अब ये चीज हमने ये वाली ऐसे कर ली। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा कि अगर मैंने कहा कि भाई मेरा मास m2 जो है वो शिफ्ट होके यहाँ पहुंच गया, और m1 शिफ्ट होके यहाँ पहुंच रहा है, नई नई पोजीशंस पे आ गया, ये रहा m2 और ये रही m1 की पोजीशन। ठीक है, तो ये फिर से m2 आ गया और ये m1 आ गया। ओके, तो अभी हमने कहा कि ये वाली जो डिस्टेंस है दिस इज r2, और ये वाली जो डिस्टेंस है दिस इज r1। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं, अगेन सेम चीज लिख सकते हैं, m1r1 इज इक्वल टू m2r2। ओके, जब अगर मैंने ये चीज लिख दी है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, अब तुम अगर एक चीज नोटिस करो, अब मैं ये कहूं कि इसने शिफ्ट कितना किया था, इसने शिफ्ट इतना किया था, मान लो कि ये A1 शिफ्ट किया, ये क्या किया A2 शिफ्ट। तो अब बात ये आती है कि पहले ये x1 x2 ये डिस्टेंसेस कहाँ से थी, मासेस की सेंटर ऑफ मास के साथ, मास और सेंटर ऑफ मास के बीच में। ठीक है, ये डिस्टेंस थी, ऐसे ही ये सेंटर ऑफ मास के साथ डिस्टेंस। तो अब बात हम कर रहे हैं कि ये mr1 कैसे लिख सकते हैं, हम mr1 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, m1 a1 प्लस x1, है ना, ऐसे ही m2 को a2 प्लस x2। ठीक है, तो ये क्या हो गया m1 a1 प्लस m1 x1 इक्वल्स टू m2 a2
प्लस m2 x2, और m1 x1 m2 x2 के बराबर है, इसलिए ये दोनों कट जाएंगे। तो इससे मुझे फाइनली क्या मिला, m1 a1 इज इक्वल्स टू m2 a2। तो जब भी तुम्हारा ऐसा हो कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है और सेंटर ऑफ मास जो है वो रेस्ट पर है, तो अब ये मत देखो कि तुम्हारा जो मासेस है वो सेंटर ऑफ मास से कितनी दूर है, तुम बस ये देखो कि तुम्हारे m2 ने कितना शिफ्ट किया, तुम्हारे m1 ने कितना शिफ्ट किया, दोनों का शिफ्ट जो है वो इस तरह से। ये a1 a2 क्या है, शिफ्ट ऑफ a1 एंड a2, ठीक है, शिफ्ट ऑफ m1 ने कितना शिफ्ट किया, और ये क्या है, शिफ्ट ऑफ m2 ने कितना शिफ्ट किया, ठीक है। हमने इस तरह से शिफ्ट ऑफ a1 a2 मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ठीक है। तो इस पे बेस्ड अभी क्वेश्चन करके देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है हमारा वो देखते हैं कि ए मैन ऑफ मास m, ये मैन है, इसका मास है m, स्टैंडिंग ऑन द प्लैंक ऑफ इक्वल मास, सेम मास का ये प्लैंक है m, स्मॉल m, रेस्टिंग ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये दोनों चीजें रेस्ट पे थी स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। मैन स्टार्ट्स मूविंग ऑन द प्लैंक, मैन ने क्या किया, इस मैन ने चलना शुरू कर दिया, ठीक है। अब जब चलना शुरू कर दिया विद द वेलोसिटी स्पीड u रिलेटिव टू द प्लैंक, तो u जो है u, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, ये है। तो यानी कि वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लैंक, ऐसे ही तो लिखते हैं। तो मैं रिलेटिव वेलोसिटी में बताया था मैंने, ठीक है। तो स्पीड ऑफ मैन बतानी है तुम्हें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये vm, ये क्या है, स्पीड ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर तुम्हें ये चीज समझ नहीं आ रही है तो तुम्हें क्या करना है, मोशन इन वन डायमेंशन जाके देखना है जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है, उसमें रिलेटिव मोशन पढ़ा है, उससे देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो स्पीड ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, vm क्या हो जाएगा, दैट इज u प्लस vp, बट ये सभी क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये सब क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो यानी कि मुझे प्रॉपरली किस में रखना चाहिए, वेक्टर्स के यानी डायरेक्शन के साथ। अब देखो मैन जब इधर मूव कर रहा है, मैन जब इधर मूव कर रहा है, ये किससे भी मूव कर रहा है, यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है इधर, ठीक है। तो प्लैंक किधर मूव करेगा, सेंटर ऑफ मास स्टेबल रहे तो प्लैंक किधर मूव करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। क्योंकि देखो तुम, दो मासेस हैं, अभी हमने यहाँ पे ये देखा, ये मैंने कहा एक मास जब इधर शिफ्ट कर रहा है तो दूसरा मास इधर शिफ्ट कर रहा है ताकि सेंटर ऑफ मास वहीं पर बना रहे, ठीक है। तो सेम वही चीज है, एक बॉडी अगर इधर मूव कर रही है तो दूसरी बॉडी अपोजिट साइड मूव करेगी, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये मूव कर रही है, इसकी वेलोसिटी ऑफ प्लैंक, ठीक है। अब ये जो u है, ये u क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन तो है नहीं, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक। तो मुझे मुझे इक्वेशन कैसे लिखनी पड़ेगी, मुझे तो m1 सेम चीज m1v1 इक्वल्स टू m2v2, ठीक है। सेम चीज इसी तरह से लिखेंगे हम, m1 यानी कि मैन का मास, v1 उसकी वेलोसिटी vm इक्वल्स टू, अब क्या लिखेंगे हम, ठीक है, m1 जो मैं मान रही हूँ मैन के लिए ले लिया मैंने m1 और इसके लिए m2, ठीक है। तो अब m2 क्या है, प्लैंक का मास भी सेम ही है तो m ही रख दिया, v2 यानी कि वेलोसिटी ऑफ प्लैंक, ठीक है। अच्छा अब ये देखो, मैंने वेलोसिटी ऑफ मैन क्या लिखा था, u प्लस वीपी किया था, पर ये तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन लगाना पड़ेगा। वीपी क्या है, वीपी u जिस डायरेक्शन में उसके अपोजिट डायरेक्शन में वीपी है, तो यानी कि मुझे u माइनस वीपी करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं u की डायरेक्शन नेगेटिव पॉजिटिव लू, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लू, तो मुझे इस डायरेक्शन कैसे लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम ये सोचो कि नहीं आपने इस डायरेक्शन को नेगेटिव लो, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लो, तो फिर सब चीजें हमें फिर उसी तरह से रखनी पड़ेंगी, ठीक है। vm ये, तो फिर क्या होगा ना, मुझे इस vm को भी नेगेटिव करना पड़ेगा क्योंकि वेलोसिटी ऑफ मैन भी तो इधर ही है ना, ये इसको भी नेगेटिव करना पड़ेगा, ठीक है। तो पर इसीलिए मैं वेलोसिटी ऑफ मैन जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन रख रही हूँ। अब उसके बाद m इज इक्वल टू क्या, m vm क्या हो जाएगा, u माइनस vp इज इक्वल टू m vp। अब बस इसे सॉल्व करना है, एम यू माइनस एम वी पी इक्वल्स टू एम वी पी, तो एम यू इज इक्वल्स टू 2 mvp, तो u इज इक्वल्स टू 2vp, सो vp इज इक्वल्स टू यानी कि वेलोसिटी ऑफ
तो यहां से मुझे वीपी इक्वल्स टू क्या मिल गया, u/2। लेकिन वीपी क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, पर मुझे तो वीएम चाहिए। वीएम क्या है, u माइनस वीपी, तो u माइनस u/2, तो ये भी आंसर u/2 ही आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ठीक है, तो फाइनल आंसर इज बी, यानी कि u/2। देन उसके बाद हम देखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन कि ए मैन ऑफ मास m, ए मैन ऑफ मास m मूव्स विद द कांस्टेंट स्पीड ऑन अ मास, ऑन अ प्लैंक ऑफ मास कैपिटल M, बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, ऑफ लेंथ l, kept initially at rest on the frictionless horizontal surface from one end to the another end in time t। ठीक है, जैसे कि जैसे हम दूसरे फिगर पे बना के देखें, या फिर ये प्लैंक है, इसकी लेंथ है l, कितनी लेंथ है इसकी, l। ओके, इसकी लेंथ है l, और इसके एक किनारे पर जो है वो हमारा पर्सन खड़ा हुआ है, मैन। इसका मास है स्मॉल m और इसका मास है कैपिटल M। ठीक है, यही चीज यहाँ पे इसमें दी है। तो इनिशियली एट रेस्ट ऑन द फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। अब ये क्या करता है, देखो, मैन जो है मास m का मूव करता है विद द कांस्टेंट स्पीड ऑन द मास ऑफ प्लैंक ऑफ मास कैपिटल M। ये जो m मास का है मैन, वो क्या करता है, इधर मूव करना शुरू करता है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन इधर मूव करना शुरू करता है इस प्लैंक के ऊपर। तो जब मैन इधर मूव करेगा तो प्लैंक किधर मूव करेगा, इस डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्लैंक अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि भाई m स्मॉल m vm इज इक्वल्स टू कैपिटल M vp, ये चीज लिख सकते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि स्पीड ऑफ द प्लैंक रिलेटिव टू द ग्राउंड व्हाइल मूविंग इन द ग्राउंड, मूविंग मैन मूव कर रहा है उस टाइम पे हमें निकालना है। तो यानी कि मुझे बताना है स्पीड ऑफ प्लैंक रिलेटिव टू द ग्राउंड, यानी कि मुझे बीपी पता करना है, बीपी पता करना है। तो बीपी क्या होगा, ऑब्वियसली बीपी हम ऐसे लिख देंगे, स्मॉल m vm अपॉन कैपिटल M। लेकिन क्या आंसर vm के टर्म्स में है, vm के टर्म्स में तो है ही नहीं। तो वेलोसिटी ऑफ मैन कैसे निकालेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ मैन हमें निकलेगी इस डिस्टेंस, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है कि इस मैन ने l डिस्टेंस कवर की है टाइम t में। तो क्या तुम ऐसा करोगे कि वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसे करोगे, नहीं। एक्चुअली मैन जब चल रहा है तो क्या हो रहा है, मैन क्या हो रहा है, तो ये तो हम नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा मैन कोई प्लेन ग्राउंड पे तो चल नहीं रहा है जो हम सिर्फ वेलोसिटी ऑफ मैन है। हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मैन भी चल रहा है और प्लैंक भी चल रहा है, और तब ये मूव कर रहा है यहाँ पर, तो एक्चुअली प्लैंक के ऊपर ये मूव कर रहा है। तो मुझे क्या चाहिए पड़ेगी, मुझे चाहिए पड़ेगी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द प्लैंक, जो कि क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लैंक, इसी तरह से हम लिखेंगे। ठीक है, अब वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ मैन, फिर वेलोसिटी ऑफ प्लैंक जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मुझे क्या कर देंगे, इसको ऐसे करेंगे ना, माइनस का वीपी। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, वीएम प्लस वीपी। फाइनल ये हमने माइनस नेगेटिव साइन को रखते हुए हमने क्या किया, ये इस तरह से हम इनकी डायरेक्शन का ध्यान रख रहे हैं, साइन को यूज कर रहे हैं, इसका मतलब हम डायरेक्शन को यूज कर रहे हैं। तो अब बस हमने क्या कर देना है, अब ये vm प्लस vp इस वेलोसिटी के साथ ये l डिस्टेंस कवर करेगा टाइम t में। ठीक है, तो अब तुम्हें क्या मिल गया, vm इक्वल्स टू क्या मिल गया, l अपॉन टी माइनस vp, ये चीज तुम्हें वेलोसिटी ऑफ मैन मिल गई, और ये यहाँ पे जाके पुट कर दोगे, तो वेलोसिटी vp इक्वल्स टू m अपॉन कैपिटल M, और ये हो गया l अपॉन टी माइनस vp। ठीक है, ये चीज मुझे यहाँ से मिली। ओके, अब मैं क्या कर सकती हूँ, vp इज इक्वल्स टू ml अपॉन कैपिटल mt माइनस m vp अपॉन, थोड़ी सी लेंदी सी कैलकुलेशन टाइप लग रही है, देन अपोजिट साइड लेके जाएंगे, तो vp प्लस m vp अपॉन कैपिटल M इक्वल्स टू m स्मॉल m अपॉन ये चीज। ठीक है, इधर से मैं vp कॉमन ले लेती हूँ, तो क्या बचेगा, 1 प्लस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, और ये हो गया m l अपॉन कैपिटल M t, मेरे पीछे जा रहा है सब। तो अब देखो, मैं अगर इसका एलसीएम ले लूं तो ये ऊपर m इधर भी आ जाएगा, फिर इस m से ये m कैंसिल हो गया, तो vp इज इक्वल टू क्या हो गया, स्मॉल l m, ये, और फिर इधर आ जाएगा स्मॉल m प्लस कैपिटल M और t।
ठीक है, आराम से धैर्य से बैठ के कैलकुलेशन करना तुम, है ना। ये वाला कैपिटल एम है और एक मिनट, ये वाला कैपिटल एम है, ठीक है। चलो, तो वीपी यानी कि आंसर मेरे पास क्या आ गया, बी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लगा है कि यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा होगा, तो आराम से धीरे से बैठ के तब दोबारा से समझना तो क्लियर हो जाएगा तुम्हें। दिस इज द पोर्शन जो हमें सेंटर ऑफ मास में पढ़ना था। तो इतना पोर्शन कर लेना, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, और अपने लाइक्स और कमेंट्स करके जरूर जाना, क्योंकि तुम्हारे लाइक्स और तुम्हारे कमेंट्स ही मेरे लिए क्या है, मेरे लिए पुश है, मेरे लिए पावर है, जिससे मेरे को लगता है कि हाँ अब मुझे और अच्छा करना है, क्योंकि तुम लोगों को अच्छा लग रहा है ना। तो जैसे तुम्हें मोटिवेशन चाहिए होता है, तो मुझे भी मोटिवेशन चाहिए होता है, तुम्हें मोटिवेशन मुझसे मिलता है, मुझे मोटिवेशन तुमसे मिलता है, ठीक है। तो हम दोनों का म्यूचुअल है सिस्टम, ठीक है। तो तुम मुझे मोटिवेट करते रहो, मैं तुम्हें मोटिवेट करती रहूंगी, और अपने दोस्तों को शेयर वेयर कर दिया करो, है ना। अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम्हें इम्प्रूव फील कर रहे हो, अगर तुम इम्प्रूव कर रहे हो ना, तो कैसे कर रहे हो, क्या किस तरह से तुम्हें इम्प्रूवमेंट फील हो रहा है, या फिर मुझे कहाँ पर इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तो जो भी चीजें हैं तुम आपस ओपनली मेरे से बोल सकते हो कमेंट्स में, ठीक है। और डायरेक्टली मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम का जो पर्सनल चैट होती है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होती है, सो दैट कि यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद मी। तो एवरीथिंग इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, तो गो एंड चेक आउट। बाय बाय, क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, बाय बाय।